सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। जहां एक तरफ राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, तो वहीं एक दूसरे पे छींटाकशी भी हो गई है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसी को लेकर पॉलिटिकल पंचायत की टीम उन लोगों के पास पहुंची है जिन्होंने इस पर लंबा रिसर्च किया है। आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर भादानी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का इनका जो पूरा है ये जो प्रकरण चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। एक बयान आया है सपा सांसद की तरफ से कि राणा सांगा को उन्होंने गद्दार कहा है। उनका कहना है कि बाबर को वो ही भारत लेके आए थे। कितना सत्य है? आपने तो इतिहास में काफी रिसर्च किया है, आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बच्चों को भी पढ़ाया है। एक्चुअली आजकल के वातावरण में जो राजनीतिक माहौल है उसमें हर व्यक्ति कुछ भी कह देता है। इतिहासकारों की नज़र में उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनैतिहासिक भी कही जा रही है जिसका कोई इतिहास से लेना देना नहीं है। अब जैसे मैंने जिस वक्तव्य का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने इस वक्तव्य को सुना है यूट्यूब पर, जब वो इसको राणा सांगा को लेके कहते हैं कि वो गद्दार थे, उन्होंने उन्हें निमंत्रण भेजा था। ये प्रश्न उनका दिमाग में इसलिए आया कि राणा सांगा ने अपनी आत्मकथा तुझु के बावरी में खुद लिखा था कि जब मैं काबुल में था, जब अफगानों के खिलाफ संघर्षरत था, उस वक्त मेरे पास मेवाड़ के राणा सांगा का मेरे पास पत्र आया था और मुझे ये कहा था, मेरे लिए वर्ड यूज किया था कि पातशाह, जबकि वो कुछ भी नहीं थे उस समय थे, राणा सांगा बाबर कुछ भी नहीं थे उस वक्त तक। तो उनको एक शब्द से पता लग सकता है कि उसमें कितनी सत्यता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है, कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा में कोई बात कहता है, उसका कितना मूल्य इतिहासकार निश्चय करते हैं। कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा कहे कि मैं पूरे विश्व का विजेता हूँ, तो बात सच्ची नहीं होती। आत्मकथा की जो बात कहता है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक जगह लिखा है जरूर बाबर ने अपनी आत्मकथा में कि जब मैं काबुल में वहाँ संघर्ष कर रहा था, उस समय मुझे राणा सांगा का एक नुमाइंदा आया था और उसने कहा कि आप उधर से दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, मैं उधर से मेवाड़ से चल के आगरा में आऊंगा और हम वहाँ पे उनको हराएंगे उनको। तो इस कथन पर ही संशय है कि राणा सांगा ने उस वक्त क्या भेजा था। जिन शब्दों का उस वाक्यांश में प्रयोग किया गया उस पर संदेह पैदा होता है। उस समय बाबर की कोई स्थिति नहीं थी। वो अपने समरकंद और फरगना के जो उनके इलाके से वहाँ भाग करके उनको निकाल दिया गया था और काबुल पर अधिकार करने के लिए वो बहुत जोर आजमाइश कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब उसकी खुद की स्थिति मजबूत नहीं थी, तो वो कैसे राणा सांगा को महसूस होता, कैसे उन्होंने अंदाज लगाया कि बाबर कल आकर के विश्व यहाँ विजय हासिल करेगा और वो मुझे सौंप देंगे। राणा सांगा जैसे वीर बिल्कुल आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि और हिंदुस्तान के बाहर भी जानते हैं। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में मशहूर है कि वो उसने कितने युद्ध किए थे, किसी युद्ध में उनको पराजय नहीं हुआ था। महमूद को उन्होंने बहुत हराया था, मांडू के बादशाह को हरा करके कैद कर लिया था। इसके अलावा आसपास के जितने शासक थे राजपूताना के, सब उनको मानते थे और वही उनको मानते थे कि ये हमारा नेता है जिसके अंदर लड़ने की शक्ति है। तो ऐसे वक्त में वो व्यक्ति ये कहे कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है काबुल में, न अफगानिस्तान में, न मध्य एशिया में, उस शासक को पहले भेजे कि आप यहाँ पधारिए और उनसे लड़िए। तो ये अजीबोगरीब बात है कि वो आदमी आत्मकथा में, चूंकि वो इब्राहिम लोदी पर अफगानों में और इनमें मुगलों में बहुत पारस्परिक बहुत संघर्ष था। तो यहाँ पे अफगान शासन कर रहे थे दिल्ली में। इब्राहिम लोदी बहुत कमजोर हो चुका था, उनके आंतरिक संघर्ष थे। दूसरा, उनके पंजाब जो एंटर होने का काबुल के रास्ते से था, रास्ता पंजाब से होता था और पंजाब में भी लोदीज का एक बहुत छोटा सेक्शन था, वो कर रहा था, शासन कर रहा था। तो जब वहाँ उन्होंने उसको हरा दिया, जब यहाँ आए तो उन्होंने इब्राहिम लोदी की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उसकी हालत ये थी कि उसके अफगानों में एक बहुत कमजोरी ये थी कि उनके अंदर ये था कि सब जितने उसके नॉवल से उस सब में साम्राज्य बटा हुआ होना चाहिए, यूनिटी नहीं हुआ करती थी, चूंकि कबीलाई सिस्टम था। इसलिए वो इब्राहिम लोदी हार गए। अब उनको ये बहाना चाहिए था, उन्होंने अफगानों से दुश्मनी उनकी थी, इसलिए अफगान को उसने हरा दिया। इब्राहिम पानीपत के मैदान में 1526 में जो लड़ाई हुई उसमें हरा दिया गया। अब उसके बाद में उनको बहाना चाहिए था कि हम किस तरीके से क्या कहेंगे कि हम राणा सांगा पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं, राणा सांगा से हमारी क्यों लड़ाई हो रही है। जब उन्हें कुछ
जब देखा कि ये इन्होंने कब्जा कर लिया, तो राणा सांगा के सामने सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया? इब्राहिम लोदी की जगह पर बाबर हो गया था। इसलिए उसे संघर्ष होना जरूर आवश्यक हो गया था। लेकिन इसमें निमंत्रण की बात थी नहीं। अगर निमंत्रण भेजा होता, तो अगर बाबर कहता कि ठीक है आपने निमंत्रण भेजा, मैं वापस जा रहा हूँ, बाबर वापस नहीं जाना चाहता था, पहले उसका इरादा भी नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य मेरे हाथ में आ गया, तो एक छोटी सी रियासत मेवाड़ है, उसको तो मैं हरा ही दूंगा। तो बाबर के आत्मकथन पर विश्वास करना इतिहासकारों को कभी भी गवारा नहीं हुआ, क्योंकि हम जब भी कहते हैं, बड़े बड़े जितने फिलोसफर्स हुए हैं, कि आप किसी की आत्मकथा अगर लिखते हैं, बहुत सारी बातें उसके अंदर झूठी भी होती है, बहुत सारी काल्पनिक होती है, तो एक काल्पनिक बात थी। इसके अलावा उसकी एक वजह ये थी कि बाबर राणा सांगा को बाबर की क्यों आवश्यकता थी? बल्कि उल्टा होना चाहिए था कि बाबर को राणा सांगा की आवश्यकता थी, बल्कि प्रस्ताव बाबर की तरफ जाना चाहिए था राणा सांगा को, कि आप मेरी सहायता कीजिए ताकि हम दिल्ली के सुल्तान को हरा करके हम आपको साम्राज्य सौंप के चले जाएंगे। इसकी बनस्पत वो ये कह रहा है कि एक परगना का और छोटे से रियासत का जो राजकुमार था, वो इधर उधर भटक रहा था अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, उससे आप ये उम्मीद करें कि वो आप आकर के आप सहायता करेगा। जबकि राणा सांगा के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, यहाँ अफगान भी थे, उसके साथ में हिंदूज भी थे, और सारे मुस्लिम शासक भी थे जो उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि वो तो विदेशियों का मुकाबला करना चाहते थे। बाबर उस समय तक विदेशी था, तो इसलिए उनको बाबर का साथ दे रहे थे। दूसरी बात है कि राणा सांगा को तो गठबंधन की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उसके पास तो खुद के पास 1 लाख सैनिक थे, जो बाबर के पास नहीं थे। बस बाबर में उसमें फर्क था कि उसकी घुड़सेना थी, उसके पास तोपखाना था। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजपूती परंपरा में बगैर किसी वजह के आप किसी को एक संदेश भेजे कि आप हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, आप आकर के, ये राजपूती परंपरा के खिलाफ भी था। आप एक भी पत्र बता दीजिए। एक सबसे और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें बात कहना चाहूंगा कि बाबर अपनी आत्मकथा में जितने भी समझौते हुए, पॉलिटिकल अलायंसेज हुई जिन जिन के साथ में, उनका डिटेल में वर्णन करता है कि मेरे साथ ये बात हुई, फिर उनका नुमाइंदा आया, उनका प्रतिनिधि आया, हमने उनसे बात की, फिर ये फाइनल में समझौता। बाबर अपनी आत्मकथा में राणा सांगा के बारे में सिर्फ इतना ही लिखता है कि उन्होंने एक एलसी भेजा, मतलब एक नुमाइंदा भेजा, और उसने कहा कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, आप दिल्ली सल्तनत पे आप हमला कीजिए, हम उधर से हमला करेंगे, इब्राहिम को हराएंगे। ये बात इसलिए नहीं समझ आती, अगर इस तरीके का पत्र होता तो राजस्थान में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया श्यामल दास नाम के व्यक्ति ने, उसने वीर विनोद लिखा, उसने जितने महाराणाओं के जो भी पत्र थे, जो भी शिलालेख थे, जो भी पत्र व्यवहार था, उस सब का उन्होंने संग्रह करके अपने ग्रंथ में छापा। ये 4 वॉल्यूम्स में है और विश्व प्रसिद्ध है कि अगर कोई मेवाड़ के इतिहास पे काम करना चाहता है तो उसमें सारे दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रकाशित है। यहाँ तक कि औरंगजेब ने जो खत लिखा था वो तक उसमें उसकी फोटो प्रिंट लगी हुई है इसके अंदर। तो अगर ऐसा कोई जाता खत तो गुप्त रूप से न जाता, बल्कि वो उसकी कॉपी उनके महाराणा के संग्रह में होती और वो आज श्यामल दास कलेक्शन वीर विनोद में होती। तो इन सब बातों से ये पता चलता है। दूसरा, किसी भी राजपूती सोच में, किसी भी राजपूती ख्यात में, बात में और किसी साहित्य में इसकी जानकारी मिलती नहीं है कि राणा सांगा ने कभी उनको ऐसा पत्र लिखा था बाबर को। तो इसलिए उसको गद्दार कहने का प्रश्न ऐतिहासिक संदर्भ में बिल्कुल निर्मूल है, बिल्कुल कोई तथ्यात्मक नहीं है। इसलिए अगर ये जितनी भी आजकल राजनीति में बातें हो रही है, अनर्गल जो बातें कर रहे हैं, वो वही लोग कर रहे हैं इसको राजनीति का फायदा उठाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया कि इस पूरे वक्तव्य में उनको कहने का क्या मकसद था। बात कहीं के कहीं ले आया। एक ऐसे जो देशभक्त था जिसने हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य स्थापित किया था, जिसने बहुत सारे लोगों से, उसने राजपूतों से भी संघर्ष किया था, उसने मुस्लिमों से भी किया था, उसने अफगानों से भी किया था। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था राणा सांगा, उसके लिए उसने अपने सारे दुश्मनों से संघर्ष किया था। वो कैसे कह सकता है कि आप आकर के हिंदुस्तान पे कब्जा कीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे? तो उस सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, जिसकी वो सिर्फ कोई बाबर बहाना ढूंढ रहा था, क्योंकि वो 4 लोग उससे पूछते कि आपने सांगा पे क्यों किया, अफगान तो आपके दुश्मन है, आपके उनकी पैतृक दुश्मनी है, लेकिन आपने राणा सांगा से क्यों लड़ाई लड़ी? तो एक तरीके से ये बहाना था जिसको उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि जब मैं काबुल में था, जब उस व्यक्ति की कोई स्थिति नहीं थी, ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट देना कि राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया इसलिए वो गद्दार थे, ये बात बिल्कुल इतिहास की दृष्टि से सहमत नहीं है। और ये इतिहासकारों के बिल्कुल पार की बात हुई कि राजनीति की बात है। जो इस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से जो बात करते हैं उनका इतिहास से कोई लेने देना नहीं होता, बल्कि वो अपने इतिहास से कुछ चीजें हासिल करना चाहते हैं अपने राजनीति के लिए। मेरे ख्याल में ऐसा तो समाजवादी पार्टी के लोग जो उनके हैं वो भी शायद उससे सहमत नहीं होंगे, बल्कि हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी उससे सहमत नहीं करेगी।
आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफी लंबा वक्त गुजारा, प्रोफेसर है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, तो आपका अनुभव भी काफी रहा है। इस तरह के बयान देना क्या इतिहासकार गंवार करेंगे? क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए कोई तरह किसी भी तरह का बयान दे सकता है, इतिहासकार इसको किस तरह से देखते हैं? इतिहासकार कभी भी इसको नहीं, जितने हिंदुस्तान के इतिहासकार है, जो बड़े बड़े इतिहासकार है, इसका जिक्र तक बहुत सारा ने तो किया नहीं, कि उन्होंने सोच लिया कि अगर उन्होंने एक आत्मकथा के तौर पे लिखा है तो उस बयान का कोई महत्व नहीं था। बल्कि गोपीनाथ शर्मा, जीएन शर्मा, जो यहाँ के सबसे मशहूर राइटर है, उन्होंने भी इसका खंडन किया अपने, उनके मेवाड़ एंड मुगल एम्प्रेस उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है। किताब इस किताब में उन्होंने लिखा है कि बाबर ने बहाना बनाने के लिए ये एलिगेशन राणा सांगा पे लगाया कि ताकि आप पृष्ठ पे बता सकते हैं, कौन से पृष्ठ पे है? तो अभी आप पृष्ठ 18 और 19 पर क्लोज लिया। इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ राणा सांगा की जो बात हुई थी वो सही नहीं है। जी, बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने एक किताब और दिखा रहे हैं, विनोद जो किताब है श्यामल दास की, इसके अंदर जो मेवाड़ के महाराणाओं ने, शासकों ने जहां भी कोई पत्र लिखा, उस सब की प्रतिलिपि और जितने शिलालेख है, जो भी परवाना लिखे गए, जो भी पत्र लिखे गए, उस सब की इसके अंदर अंत में सब जगह दी हुई है। तो अगर संस्कृत का तो संस्कृत का, फारसी का तो फारसी का, संस्कृत का तो संस्कृत, राजस्थानी का तो राजस्थानी, हर भाषा में जो भी पत्र महाराणा की तरफ से लिखा गया है, या इन्होंने मुगल बादशाहों की तरफ से कोई पत्र हासिल किया, उसकी भी इसके अंदर प्रतिलिपि है। तो अगर ऐसा पत्र राणा सांगा के द्वारा लिखा गया होता तो एक परंपरा रही है मेवाड़ के और पूरे राजस्थान की रियासतों में कि जो पत्र लिखा जाता था, जो परवाना जारी किया जाता था, उसकी प्रतिलिपि उनके पास रहती थी। वो प्रतिलिपि की कॉपियां आज तक मिलती है। उनके बाद में 1860 वगैरह तक में सारी प्रतियां और दोबारा की गई ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो अगर ऐसा होता तो इसमें सब होता, तो वो कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा पत्र न लिखा गया। एक तरीके की काल्पनिक बात थी जो बाबर को इसलिए इसकी आवश्यकता थी, राजनीतिक आवश्यकता थी, ताकि आप ये साबित कर सके कि महाराणा सांगा से हमारा युद्ध इसलिए हुआ कि उसने हमें धोखा दिया, एक पत्र लिखा और फिर वो वहां हमारी सहायता करने के लिए आया नहीं, इसलिए बाबर ने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए धोखे का बदला लेने के लिए हमने उन पर आक्रमण किया और हमारी जंग हुई, हम जीत गए उसके अंदर। लेकिन ये कहना कि वो राष्ट्रद्रोही है या राष्ट्र विरोधी है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही, यही बात गलत है कि राजनीतिक बात है। इस पर इतिहासकारों की कोई सहमति हो नहीं सकती, क्योंकि इतिहासकार पूरा एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है तो पता चलता है कि ये इतिहास कहाँ तक सही है। अगर उनकी बात बाबर की मान ली जाए तो बाबर ने तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जिससे बहुत सारी एग्री हम नहीं करते। तो इन चीज़ों पे राजनीति से हटकर के देखा जाए तो ऐतिहासिक महत्व इसका कुछ भी नहीं। ये ऐतिहासिक महत्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतिहासकार साक्ष्य की ओर चलते हैं और साक्ष्य ऐसा को मिलता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है वो उन्होंने आत्मकथा में जरूर लिखा था, लेकिन उस आत्मकथा का कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आत्मकथा आपने अपनी मर्जी से लिखता है, कुछ भी लिख सकता है। और रही बात सांगा की, तो सांगा वो बड़े देशभक्त थे और उन्होंने अपने देश के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी। और ये सारी बात जो रामजी लाल सुमन सपा की जो सांसद है वो अगर कह रही हैं तो इसमें कुछ तथ्य नहीं है। हालांकि राजनीति इनका विषय नहीं है, राजनीति अलग चीज है, लेकिन एज ए इतिहासकार इनका कहना है कि इस बात में कहीं भी सच्चाई नहीं है कि राणा सांगा पे जो ब्लेम लगे हैं वो सही हो, क्योंकि पूरी तरह से ये झूठ है, सिर्फ राजनीति चमकाने की एक ओछी हरकत है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।